वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एक एकेडमी क्लास में। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज हम फिर से 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चन मिसलेनियस है, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के है, किसी एक सब्जेक्ट के साथ नहीं है ये। यानी कि या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो या फिर हिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट से ये टेस्ट सीरीज़ है आज का। तो चलिए, 21 क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें, और 21 कहने के लिए है। फिर से मैं आपको बता दूं कि 21 नहीं है, उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं इसमें डिटेल बताने के बाद। और फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे जो सवाल पहला पूछा गया है वो सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो इससे 3-4 क्वेश्चन आपको साथ ही में ध्यान में रखने होंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। चलिए आप पहले कीजिए इसका आंसर। 5 सेकंड है आपके पास। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? जल्दी से आंसर करेंगे। 5 सेकंड है फ्रेंड्स आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। और जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएंगे। AK एकेडमी टारगेट बैच 2021 करके आपको सर्च करोगे आप, मिल जाएगा आपको। और क्लास का जो लोगो है वहाँ पे आपको लोगो दिख जाएगा टेलीग्राम में। ओके, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका 5 सेकंड तो आपके पूरे हो चुके हैं। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो नारंगी रंग का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अगर हम इसको ए माने, यहाँ पे ABCD नहीं है, तो अगर हम इसको ए माने यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए है, तो ये हमारा ए इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ए इज़ द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। पहले इसको समझते हैं। ब्लैक बॉक्स, ये आपने एरोप्लेन देखा होगा। एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज़। पहले तो ये कि हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ता है, इसको पहले जान लेंगे। तो हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन समताप मंडल में उड़ता है, जान लेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट सवाल कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है, तो वो समताप मंडल में उड़ता है। ओके, और चलिए यहाँ से हम आपको एक वो और बात बता दें कि ब्लैक बॉक्स, पहले ब्लैक बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा, नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। और फ्रेंड्स, ये ब्लैक बॉक्स का काम होता है वायुयान में, वायुयान के उड़ान से लेकर के और उसके ये लैंड करते वक्त, यानी कि जब तक वो वायुयान लैंड नहीं करता है कहीं पे, अगर सुरक्षित उतर नहीं जाता है, तब तक का रिकॉर्डिंग जो होता है पूरे यात्रा के दौरान, जितने भी चीज़ें होती हैं, सारी गतिविधियाँ होती हैं एरोप्लेन में या फिर एरोप्लेन से थोड़ा बाहर, तो वो सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का काम ये ब्लैक बॉक्स का होता है। इसी वजह से इसे, ये ब्लैक बॉक्स को क्या कहते हैं, फ्लाइट रिकॉर्डर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा ही स्टोर होते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि यह बॉक्स बहुत ही मजबूत क्या धातु की बनी होती है। इस धातु का नाम आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपसे यहाँ से तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक बॉक्स किस धातु का बना होता है, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि टाइटेनियम का बना होता है, टाइटेनियम। ओके, ब्लैक बॉक्स, फिलहाल तो यहाँ पे आंसर होगा ए। और ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम धातु का बना होता है, टाइटेनियम। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वायुयान का ब्लैक बॉक्स किस चीज़ का बना होता है, तो टाइटेनियम का, जो कि काफ़ी मजबूत धातु होता है, कह सकते हैं। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट या फिर मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि सीसा संचायक बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक H2SO4 का उपयोग किया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आपसे अगर पूछ दे तो H2SO4 कहेंगे, H2SO4 कहेंगे, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है तो NaCl होता है फ्रेंड्स, एक मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे
SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। और अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड NaCl होता है, हाँ NH4Cl, ध्यान में रखेंगे। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ध्यान में रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि पंच शब्द का संबंध किस खेल से है। पंच शब्द, ये जो पंच है, इस पंच शब्द का संबंध किस खेल से है। मुक्केबाजी, तैराकी, कुश्ती या फिर शतरंज। जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर ज़रूर करेंगे इससे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से लोग जुड़ पाएँ। ओके, तो चलिए आंसर कीजिए इसका। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो पंच शब्द है, पंच, तो पंच का मतलब ही होता है PUNCH, पंच, पंच का मतलब ही होता है मुक्का। ओके, मुक्का, तो मुक्का, मुक्केबाजी। ओके, मुक्केबाजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से, ध्यान में रखेंगे। पंच जो है ये इंग्लिश में अगर बोले तो मुक्का को हम पंच कहते हैं, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला सवाल है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तैराकी, निशानेबाजी, बैडमिंटन या फिर भारोत्तोलन। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। बैडमिंटन, ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और बैडमिंटन में जो प्लेयर की संख्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे बैडमिंटन में जो प्लेयर की संख्या होती है, बैडमिंटन में 1 या 2 होती है। ओके, बैडमिंटन में और टेबल टेनिस और टेनिस में होती है, बैडमिंटन में नहीं। बैडमिंटन में तो 2 ही होती है, लेकिन टेबल टेनिस और टेनिस में अगर पूछे तो आप कहेंगे 1 या 2 होती है। ओके, फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बैडमिंटन। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि इंसुलिन का स्रोत क्या है। थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पाराथायराइड या फिर अग्नाशय। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। इंसुलिन का स्रोत क्या है। और फ्रेंड्स इसी इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में एक रोग भी होता है, तो अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से। फिलहाल आगे तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इंसुलिन का स्रोत क्या है, तो इंसुलिन का स्रोत क्या है, यानी कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स यहाँ पे इंसुलिन जो कहा गया, इंसुलिन, अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। मधुमेह, मधुमेह, और इसी मधुमेह को अगर इंग्लिश में बोले तो डायबिटीज़ कहते हैं, DIBTAG, डायबिटीज़। ओके, ध्यान में रखेंगे, मधुमेह रोग को ही इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं, और इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह रोग होता है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो ये अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपसे, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। कवक, विषाणु, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। ओके, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ जो मलेरिया रोग पूछा गया है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ध्यान में रखेंगे, मलेरिया जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण
फैलने वाला रोग है और इसका जो वाहक होता है ना, ये मच्छर होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मच्छर। फ्रेंड्स, ये जो मलेरिया है ये अधिकतर जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि अगर हम उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में देखें तो हमारा अमेरिका आ जाता है, अमेरिका। उसके बाद फिर यहाँ से एशिया, और उसके बाद अफ्रीका आप ले सकते हैं, अफ्रीका। तो ये सारे महादेश जो हैं इनमें उपोष्ण और उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे अधिकतर जो है ये बीमारी देखने को मिलती है, मलेरिया। और इस मलेरिया जो होता है, ये मलेरिया ये मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल, फैजी किसके दरबार में रहते थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? जल्द से बताएंगे, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अकबर। ओके, फैजी जो थे ये एक मध्यकालीन भारत के एक फारसी कवि थे फैजी, और ये अकबर के समकालीन थे, यानी कि अकबर के शासनकाल के दरमियान ये फैजी हुआ करते थे, जो कि मध्यकालीन भारत का एक फारसी कवि थे। इनका वास्तविक नाम अगर आपसे पूछ दे तो शेख अबू अल फैजल था। शेख अबू अल फैजल था, फैजल। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? आगरा, उदयपुर, छत्तीसगढ़, हैदराबाद? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, चार मीनार कहाँ पर स्थित है पूछा गया, तो हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। ओके, हैदराबाद के तेलंगाना राज्य में स्थित है। और हैदराबाद तो खुद राज्य है। हैदराबाद राज्य के भी, भारत के हैदराबाद राज्य के तेलंगाना में स्थित है ये चार मीनार, जिसकी अगर स्थापना की हम बात करें, यानी कि निर्माण कब हुआ था चार मीनार का, तो 1591 ईस्वी 1951 में इसकी स्थापना हुई थी चार मीनार की। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, तैराकी, शतरंज या फिर कुश्ती? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इनका संबंध जो है निशानेबाजी से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा का संबंध 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाजी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज के रूप में अभिनव बिंद्रा को जाना जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, लोहे का शुद्धतम रूप कौन होता है? तो पिटवा लोहा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। और एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ से एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसका, यानी कि पिटवा लोहा का जो गलनांक होता है वो 1773 केल्विन होता है। ओके, इसका ये क्या है? गलनांक है, गलनांक। इतने डिग्री, इतने केल्विन पे ये क्या करता है? पिटवा लोहा जो कि शुद्धतम लोहा होता है, क्या करता है? गलने लगता है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया फ्रेंड्स,
रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 15 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स ये जो 4 है ये पोलो में होता है। पोलो में प्लेयर की संख्या अगर कहें, पोलो गेम है, इसमें प्लेयर की संख्या कहें तो 4 होती है। और ये 7 है इसमें वाटर पोलो। वाटर पोलो जो प्लेयर की संख्या होती है वाटर पोलो में वो 7 होती है। और 11 की अगर हम बात करें तो 11 में हम देखते हैं कबड्डी, उसके बाद फुटबॉल और एक है हॉकी। ये तीनों में जो प्लेयर की संख्या होती है 11 ही होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 15, यानी कि रग्बी फुटबॉल में प्लेयर की संख्या 15 होती है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल, नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल? जल्द से करेंगे आंसर फ्रेंड्स। नाव दौड़ या फिर नौका दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? जल्द से बताइए फ्रेंड्स। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स ये केरल राज्य का लोकप्रिय खेल है, इसको ध्यान में रखेंगे। और नौका दौड़ यह केरल राज्य का सबसे पुराना दौड़ माना जाता है, मतलब पुराना, इसको कह सकते हैं कि एक बहुत पुरानी प्रथा है। और इसमें बहुत से लोग का ये यहाँ के केरल के बहुत से लोग भाग लेते हैं। इसका आयोजन जो है ओणम पर्व के अवसर के बाद मनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ओणम जो पर्व होता है केरल में, जो ओणम पर्व मनाया जाता है उसके ही दरमियान मनाया जाता है। ओके, बाद नहीं, ओणम पर्व के समय ही इसको मनाया जाता है, नौका दौड़ को या फिर नाव दौड़ को। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। महावीर किस राज धर्म में पैदा हुए थे? क्षत्रिय, यादव वंश, वैश्य या फिर महा महा क्या है ब्राह्मण? जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। महावीर किस राज घराने में पैदा हुए थे? और फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें। और जिस दिन से हमारा लाइव क्लास होने लगा उस दिन से हमारे क्लास की एक टाइम टेबल होगी, एक शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल में आपको क्लास में उपस्थित रहना होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये क्षत्रिय कुल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, इसको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स ये जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। और बस इतना ही काफ़ी है इनके लिए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, वाराणसी, पटना या फिर गया? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। पटना साहिब में महावीर स्वामी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। और इनके ये जो हैं सिखों के 10वें गुरु थे। महावीर स्वामी मैं कह रहा हूँ, ये गुरु गोविंद सिंह है जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, ध्यान में रखेंगे। सिखों के 10वें गुरु थे महावीर स्वामी और इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, बैडमिंटन, पोलो या फिर क्रिकेट? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान में देंगे, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं?
जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ओके, तो इसका आंसर देखेंगे फ्रेंड्स, ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5। प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल के खेल में। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल देखते हैं, रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी या फिर मोरारजी देसाई? जल्द से बताएंगे, रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? ओके, तो फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, सॉरी, ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मोरारजी देसाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रणछोड़ शब्द का संबंध मोरारजी देसाई से है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और आगे ये आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करेंगे और शेयर तो ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, सभी दोस्तों के बीच, चाहे आप फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टा पे शेयर करें या फिर स्नैक पे, जो भी आप जो सोशल मीडिया साइट यूज़ करते हैं आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और फिर अगर आप चाहते हैं इस क्लास में रेगुलर रहना तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6-6 खिलाड़ी, 5-5 या फिर 7-7 या फिर 8-8? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। कबड्डी खेल में जो प्रत्येक खिलाड़ी होते हैं वो 7-7 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ओके, तो जो कहवा की जो खेती होती है भारत में वो कर्नाटक राज्य में ही होती है। इसको ध्यान में रखने के लिए आप देख सकते हैं कि कहवा कौसे कर्नाटक। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बॉयल का सिद्धांत, चार्ल्स का सिद्धांत या फिर फ्लेमिंग का सिद्धांत या फिर पास्कल का सिद्धांत? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पे ये काम करता है। और ये जो पास्कल का सिद्धांत है ये ब्लेज पास्कल ने दिया था। ओके, तो जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। तो फ्रेंड्स आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, 21 क्वेश्चन ही मैंने कहा था। और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग जीके जी इस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।